Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your previous year question series for electronic science students and आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस। जो लास्ट जो 3 वीडियोज़ हैं 2 और 3 वीडियो जो मैंने इस दिसंबर 2019 के जो क्वेश्चन पेपर की वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोज़ पहले देखिएगा। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस b। तो ये एक मैट्रिक्स है। ओके, सो हमें बोला गया है कि कुछ एक इंसिडेंस मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है जिसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का हमारे पास n क्रॉस b, जिसमें n रोज हैं एंड b कॉलम्स हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एलिमेंट a i j, जो i जो है वो रोज को शो कर रहा है एंड j जो है वो कॉलम्स को शो कर रहा है यहाँ पे। द एलिमेंट a i j ऑफ a इज इक्वल टू 1 इफ ब्रांच j इज एसोसिएटेड विद नोड i एंड ओरिएंटेशन इज टुवार्ड्स नोड i। Second is the element aij of a is equal to -1 if branch j is cut set and I and orientation coincide. Option C is that the element aij of a is equal to 1 if branch j is associated with node I and orientation is away from node I. And fourth statement is the element aij of a is equal to 0 if branch j is not associated with node I. So see, ये जो आपकी जो statements हैं वो SFG that is सिग्नल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड हैं। ओके, सो अगर हम इसमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, सो सी आपकी जो सी स्टेटमेंट एंड डी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सी स्टेटमेंट सेज द एलिमेंट aij ऑफ a is equal to 1 if branch j is associated with node I एंड ओरिएंटेशन इज़ ऑलवेज फ्रॉम नोड आई। सो इसमें क्या होता है कि जो ब्रांच जे है उसमें क्या होगा कि अगर ब्रांच जे जो है वो नोड आई से एसोसिएटेड होगी एंड जो उसका ओरिएंटेशन होगा वो आई से दूर होगा तो हमारा क्या होगा, एलिमेंट जो होगा वो ए इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, और अगर हमारा जो ब्रांच है वो नोड आई से एसोसिएट ही नहीं होगा तो हमारा जो ए होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये जो आप इसको फर्दर मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए अपना जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसको उसके कॉन्सेप्ट को आप रीड कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे जो है आपकी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर गिवन। फर्स्ट इज हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो पावर कंजम्पशन, second is low input resistance and high power consumption, third is high CMRR and high slew rate, fourth is low CMRR and high slew rate. तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लिए कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो ट्रू होंगे। सो जो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता है उसके जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड मोर पावर कंजम्पशन एंड हाई CMRR एंड हाई स्ल्यू रेट। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दे रखा है हमें हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो पावर कंजम्पशन, तो यहाँ पे जो है वो हाई पावर कंजम्पशन आएगा, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड इज लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई पावर कंजम्पशन, सो लो है, हाई पावर कंजम्पशन ट्रू है बट लो इनपुट रेजिस्टेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड इज हाई CMRR एंड हाई स्ल्यू रेट, जो थर्ड जो है वो ट्रू है बिकॉज हाई CMRR एंड हाई स्ल्यू रेट इसका एक पैरामीटर होता है। एंड फोर्थ इज रॉन्ग। ओके, सो CMRR क्या होता है, CMRR स्टैंड फॉर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डिफरेंट मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन। ओके, सो जो जितना ज़्यादा हाई होगा ना हमारा CMRR उतनी ही इसकी रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हमारा जो CMRR है वो हाई होना चाहिए। और स्ल्यू रेट जो है वो क्या होता है, हाउ फास्ट, ये स्ल्यू रेट जो ये बताता है कि कितना जो फास्ट सर्किट है वो ट्रैक कर सकता है, जो इनपुट के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मतलब कितना फास्ट जो है वो ट्रैक कर सकता है, ये स्ल्यू रेट शो करता है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, दैट इज option C is the correct answer. Option third is the correct answer. Next question is evaluate radiation resistance Hertzian dipole as radiating element having L is equal to 1 meter and frequency is given as the 30 megahertz with uniform current distribution. So these are the options. ये एक न्यूमेरिकल है तो जिसमें हमें गिवन है हर्टिजन डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो हर्टिजन डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, वी नो दैट द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हर्टिजन डाइपोल 80 पाई स्क्वेयर
L बाई लेमडा का होल स्क्वायर। सो ये डिफरेंट डाइपोल्स एंटीना जो होते हैं हमारे पास, हाफ वेव एंटीना, हर्टिजन डाइपोल एंटीना, ओके, तो इन सब का जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ओके। सो उनकी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका हर्टिजन डाइपोल का वो होता है 80 पाई स्क्वायर L बाई लेमडा का होल स्क्वायर। सो L की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 1 मीटर, ओके। सो लेमडा जो होता है उसका हमें पता है दैट इज़ वेवलेंथ, और वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है C बाई एफ, ओके। सो C बाई एफ होता है, तो यहाँ पे C की वैल्यू दैट इज़ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, C की वैल्यू हमारे पास 3 × 10 to the power 8 होगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 मेगाहर्ट्ज़ दे रखी है, तो 30 × 10 to the power 6 हो जाएगा, ओके। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/10 एंड हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 10, अगर हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, ओके। सो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। सो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 पाई स्क्वायर, एल की वैल्यू 1 है, 1/10 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 100 हो जाएगा, ओके। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7.895, ओके, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 8, ओके। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ओके। सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 हमें गिवन है, तो लिस्ट 1 से हमें लिस्ट 2 को मैच करना है। तो सी सेट से हमेशा सेट जो होगा वो मैच करेगा, क्लियर से हमेशा क्लियर मैच करेगा। तो फर्स्ट है हमारे पास सेट बी TRO, तो सेट बी TR0 है ये, तो TR0 को ये मैच करेगा हमारे पास सेट बी TCon 0.4 से। सेकेंड इज क्लियर TR1, तो क्लियर TR1 जो है वो आपका क्लियर TCon 0.6 से करेगा। थर्ड इज सेट बी TF नोट, तो ये हो जाएगा आपके पास सेट बी TCon 0.5 से। एंड नेक्स्ट आपके पास क्लियर TR1, तो ये क्लियर TCon 0.7 से हो जाएगा, ओके। सो ये आपका मैच करेगा, दैट इज 3 4 1 2, दैट इज आपका ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये बोला गया है कि जो वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर है उसमें जो मूविंग कोयल या फिर स्टेशनरी कोयल, जिस तरीके की भी जो कोयल होती है वो किस तरीके से उसमें होती है, ओके। सो फर्स्ट इज मूविंग कोयल फिक्स्ड इन द एच ऑफ परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड इज मूविंग कोयल सस्पेंडेड इन द एच ऑफ परमानेंट मैग्नेट, थर्ड इज स्टेशनरी कोयल फिक्स्ड इन द एच ऑफ परमानेंट मैग्नेट, एंड फोर्थ इज स्टेशनरी कोयल फिक्स्ड इन ए फोर्स बैलेंसिंग सर्वो सिस्टम। सो अगर हम वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर की बात करेंगे तो हमारी जो मूविंग कोयल होती है वो सस्पेंडेड होती है इन द एच ऑफ परमानेंट मैग्नेट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर, ओके। सो इसमें जो परमानेंट मैग्नेट होगी वो कॉपर वायर कोयल के सेंटर में लोकेट होती है, ओके। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में हमें डिजिटल वोल्ट मीटर्स गिवन है एंड लिस्ट 2 में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है हमें। सो फर्स्ट इज रैम्प टाइप, सेकंड इज डुअल स्लोप कन्वर्टर, थर्ड इज स्टेयरकेस रैम्प एंड फोर्थ इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इसकी गिवन है। सो कैरेक्टरिस्टिक में हमें ऑटोमेटिक जीरो करेक्शन गिवन है, लीनियर रैम्प वोल्टेज राइज फ्रॉम 0 वोल्ट टू लेवल ऑफ इनपुट, एंड थर्ड में बाइनरी रिग्रेशन, एंड फोर्थ में इंटरनली जनरेटेड स्टेयरकेस रैम्प वोल्टेज हमें गिवन है, ओके। सो वी नो दैट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है वो बाइनरी रिग्रेशन से रिलेटेड है हमारा, ओके। सो डी का क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड हो जाएगा। एंड अगर हम स्टेयरकेस रैम्प की बात करें तो स्टेयरकेस रैम्प में इंटरनली जनरेटेड होता है स्टेयरकेस रैम्प वोल्टेज, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। अगर हम डुअल स्लोप कन्वर्टर की बात करेंगे तो ये इसमें ऑटोमेटिक जीरो करेक्शन होगा, एंड रैम्प टाइप में क्या होगा, लीनियर रैम्प वोल्टेज राइज करेगा फ्रॉम 0 टू लेवल ऑफ इनपुट वोल्टेज से। सो ए का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 2 1 4 3, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज ऑल्सो मैचिंग लिस्ट विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में हमें कलर्स गिवन है ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, एंड लिस्ट 2 में हमें इनका मतलब बताना है कि ग्रीन कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, रेड कलर किसको कर रहा है, ओके। सो अगर हम ग्रीन कलर की बात यहाँ पे करेंगे तो ग्रीन कलर जो है वो थाइनॉक्स को यहाँ पे
पे रिप्रेजेंट करेगा, ओके। एंड रेड कलर जो है वो पॉलीसिलिकॉन को करेगा, पॉलीसिलिकॉन को रेड या फिर पिंक से हम इसको डिनोट करते हैं। ब्लू कलर जो है वो मेटल को करेगा एंड ब्लैक कलर जो है वो कॉन्टैक्ट को करेगा, ओके। सो यहाँ पे जो है ये जो है वो VLSI स्टिक डायग्राम्स लेआउट जो डायग्राम्स होंगे उससे रिलेटेड है। उसमें हम जब VLSI को जो ड्रॉ करते हैं VLSI स्टिक डायग्राम को, तो उसमें हम कलर्स कॉम्बिनेशन लेते हैं, ओके। तो ये उसी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। Next question is read the following expression regarding mutual informations that is IXY. So हमें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के फॉर्मूला पता होना चाहिए। So यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इज IXY इज इक्वल टू HX माइनस HY बाई एक्स, सेकेंड इज IXY इज इक्वल टू HX माइनस HX बाई वाई। तो यहाँ पे जो चैनल मैट्रिक्स होगी आपकी x बाई वाई आएगी, तो आपका जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड IXY इज इक्वल टू HX प्लस HY माइनस HXY, जॉइंट जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, जॉइंट एंट्रोपी आएगी आपकी यहाँ पे, तो आपका C इज द करेक्ट। तो B एंड C जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज टू प्रोपेगेशन डिलेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सी ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट है आपका 2000 ये मैंने आपको जून 2019 में भी करवाया था, तो ये रिपीट हो रहा है वापस दिसंबर में। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप पॉज करके खुद से कीजिएगा, क्योंकि जून 2019 में मैंने आपको इसका करवा दिया था, ओके। सो इसमें जो मैं आपको एक बार फिर से करवा रही हूँ कि मॉस का जो आपका प्रोपेगेशन डिले होता है इसमें वो होता है आपके पास 70 नैनो सेकेंड। TTL का जो होगा वो आपका 6 to 12 होता है। RTL जो है वो आपके पास हो जाएगा 50 नैनो सेकेंड एंड ECL जो है वो आपके पास हो जाएगा 1 to 4 नैनो सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट जो आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ACBD, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ RS इज द सोर्स रेजिस्टेंस, the output resistance of an emitter follower circuit using simplified hybrid model would be। so hybrid model यूज़ किया गया है इसमें में आपके पास एमिटर फॉलोवर सर्किट का। तो ये जो आपके पास बाइसिंग सर्किट्स हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला जो आपके पास हो जाएगा HFE प्लस RS अपॉन 1 प्लस HFE, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो रेंज होती है वो हमें पता है 1 GHz टू 30 GHz होती है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडिंग वेव एनवेलप फॉर रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू द हाफ इंसिडेंस वेव एम्पलीट्यूड, दैट इज ER इज इक्वल टू 0.5 EI, द VSWR ऑफ द वेव शैल बी। सो हमें एक रिलेशन दे रखा है दैट इज ER इज इक्वल टू 0.5 EI। सो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज ER इज इक्वल टू EI इज इक्वल टू 0.5 एंड वी नो दैट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन में इंसिडेंट वेव। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, ओके। सो हमारे पास क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज गिवन दैट इज 0.5, ओके। सो VSWR का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3, ओके। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज डिजाइन टू गेट लार्ज बीटा। सो या आवर असर्शन इज ट्रू, क्योंकि क्या होता है कि जो BJT जो है उसमें हम डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो बीटा है वो हम उसको लार्ज कर सकें। Reason is during fabrication the base width is kept small. Yeah, this is also true and this is the reason is a valid reason for our assertion. So answer option A is the correct answer. So C, we know that IC जो है आपका जो IC is equal to beta AB, okay. So बीटा का जो है वो हम उसको किस तरीके से शो करते हैं, IC अपॉन IB से, ओके। सो IB जो होगा अगर आपका स्मॉल होगा तभी हमारा बीटा लार्ज होगा, ओके। सो IB स्मॉल है, मतलब इसकी जो बेस विड्थ है उसको भी हमें स्मॉल रखनी पड़ेगी बीटा को लार्ज करने के लिए, इसलिए हमारा रीज़न है वो वैलिड रीज़न है हमारे असर्शन का। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर हेयर, ओके। नेक्स्ट इज इन ए क्रॉस्ड कोइल power factor meter the moving coils should be
माउंटेड ऑन विच टाइप ऑफ शाफ्ट एंड एट वट एंगल्स टू ईच अदर। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि एक्रोस कॉइल पावर फैक्टर मीटर के अंदर हमें जो मूविंग कॉइल्स है वो किस तरीके के टाइप के शाफ्ट यूज़ करती है और कौन से एंगल्स पे इसको रखा जाता है। ओके, सो फर्स्ट इज डिफरेंट शाफ्ट एंड राइट एंगल्स, सेकंड इज सेम शाफ्ट एंड राइट एंगल्स, थर्ड इज डिफरेंट शाफ्ट एंड 45 डिग्री एंगल्स, एंड फोर्थ इज सेम शाफ्ट एंड 45 डिग्री एंगल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज सेम शाफ्ट एंड राइट एंगल्स। ओके, so option second is the correct answer. Next question is the cladding which surrounds the optical fiber core is first is used to reduce optical interference, second is used to protect fiber, third is guide the light in the core, and fourth is ensure that the refractive index remains constant. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, सो ये जो आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको थोड़ा मतलब कंफ्यूज करने वाले हैं, पर इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास 4, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्लैडिंग को ऑप्टिकल फाइबर कोर के सराउंड यूज़ करते हैं, बिकॉज जब अगर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर चेंज हो गया तो इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगी और सिग्नल है वो डिग्रेडेड हो जाएगा, इसलिए हम उसको मेंटेन रखते हैं कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो thank you, keep on watching, keep on learning.